दिल वही लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, बचपन, मासूमियत, पुराना घर, पुराने दोस्त। 26 जुलाई 2025 की सुबह की ये बात है। एक पति अपनी दुकान पर जाने से पहले पत्नी से कहता है, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो आज तुम्हारे मायके चले जाएं। दरअसल आज तीज का त्यौहार है और तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर आ जाएं। पत्नी कहती है कि मेरा मन नहीं है और मेरा मन नहीं कर रहा है। पति कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी दुकान में जाकर दुकान खोल लेता हूँ। पति दुकान खोलता है, दुकान पर पूरा दिन रहता है। शाम को जब घर लौटता है तो पत्नी नहीं मिलती घर पे। वह अपने माँ बाप से पूछता है कि सोना कहाँ है। सोना दिखाई नहीं दे रही है। तभी पता चलता है कि उसके मायके से एक श्रृंगार का सामान लेकर आया था एक लड़का। श्रृंगार का तीज का सामान लेके आया है। ऐसा कुछ सामान होता है जो नवविवाहित महिलाओं के लिए आता है, जैसे श्रृंगार सामान सब कुछ होता है, ज्वेलरी वगैरह बहुत सारे उपहार होते हैं। वो लड़का जब श्रृंगार का सामान लेके आता है, वह सोना से कहता है कि तुम मायके चलना चाहोगी। वह एक बार भी मना नहीं करती और अपने मायके चली जाती है। जैसे ही पति यह बात सुनता है कि पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पति यह सोचकर बड़ा हैरान हो जाता है कि परेशान होता है कि सुबह ही मैंने मना किया, पूछा था, मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन जो श्रृंगार का सामान लेके आया था वो आदमी उसके साथ चले गई। दोस्तों, जब उसके साथ जाती है, यहीं से कत्ल की शुरुआत होती है दोस्तों, जिसका जिक्र फिर अखबारों में, सोशल मीडिया पर हर जगह रहता है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिस महिला की 8 महीने पहले शादी होती है, 7 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है, उसका इतना भयानक रूप से कत्ल क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, आप हमारी कहानी में बने रहें। सच्ची घटना है बिल्कुल दोस्तों, ये बनी बनाई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश जिला मेरठ का एक थाना लगता है भानपुर, और भानपुर में एक जगह लगती है प्रेमनगर। दरअसल प्रेमनगर के रहने वाले 28 साल का रविशंकर 2 अगस्त 2025 की सुबह 7 बजे लगभग आसपास गंगानगर थाने के क्षेत्र में एक गांव लगता है अमेड़ा गांव, मेरठ में एक ही थाना है। उसी गांव में अपनी पत्नी को वह फोन करता है सुबह 7 बजे के आसपास, वक्त तो रहा होगा। पत्नी से कहता है कि सोना, रात में बहुत ही बुरा सपना देखा मैंने, बड़ा बुरा ख्वाब देखा मैंने। मेरा मन कर रहा है कि तुमसे मिलने का, तुमसे बात करने का। वैसे भी कई दिन हो चुके हैं, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं। सोना ने जैसे ही बात सुनी तो उसने कहा, यह कोई पूछने की बात है, आप आ जाओ। जैसे ही उसका पति रविशंकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, और क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो अपनी बड़ी बहन के घर जाती है और वहीं रह रही थी, तभी वो अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि जीजाजी कहाँ गए हैं। वो कहती है कि जीजाजी तो काम पर चले गए हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे भी होते हैं, वहीं पर काम पर चले जाते हैं। और जो उसकी बड़ी बहन होती है, दरअसल वो घर के काम निपटा रही थी। इसी बार गेट जो होता है को रविशंकर, जो कि उसका पति, बंद कर देता है। अपनी पत्नी से कहता है कि चलो ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, वहीं जाकर जरा सी, थोड़ी देर कब से मिले नहीं है, जरा सी बातचीत कर लेते हैं। और वह पत्नी को लेकर ऊपर वाली मंजिल यानी कि ऊपर वाले कमरे पर चले जाते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं। इसी बीच में तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ, कहता है अपनी पत्नी से। गिफ्ट लाया हूँ कहता है, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ। वो कहती है क्या है। सोना कहती है, जब सोना ने देखने वाली बात कही तो उसका पति ने कहा कि नहीं, तुम्हें आंखें बंद करनी होगी, अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। तुम अपनी आंखें बंद करोगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हार लेके आया हूँ, और मैं उस हार को अपने हाथों से आपके गले में पहनाना चाहता हूँ, और जब तक मैं नहीं कहूँ तुम आंख मत खोलना। तुम्हारे गले में मैं खुद पहनाना चाहता हूँ। जैसे ही सब सोना ने ये बात सुनी, वह बेहद खुश हो गई और इसी बीच में आंखें बंद कर लेती है। और रविशंकर यानी कि उसके पति अपनी पत्नी से कहता है, आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ। पत्नी बिल्कुल आंखें बंद करके रहती है और आंखें बंद करने के बाद इंतजार कर रही थी कि कब उसके गले में वो हार सजेगा, जिसका उसको बेसब्री से इंतजार हो रहा था। पति कब ले आएगा। जैसे ही हार को पहनाया जा रहा था, यानी कि हार तो कोई था ही नहीं दोस्तों, अपने पास एक धारदार हथियार निकालता है। धारदार हथियार निकालने के बाद अपनी पत्नी के गर्दन पर मार देता है, यानी कि रेत देता है। जैसे ही पत्नी की गर्दन पर वो हथियार रेतता है, हालांकि पत्नी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि उसका पति आखिरकार क्या कर रहा है। वह चिल्लाने की कोशिश करती है, मुंह पति दबा देता है। उसके बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक धारदार हथियार से वार कर देता है। इतना वार करता है कि हर शरीर के हर हिस्से में कम से कम 20 से ज़्यादा वार कर देता है। जब उसकी पहली बार चीखें निकलती है तो उन चीखों की आवाज़ उसकी बड़ी बहन ममता तक पहुंच जाती है, और ममता ने जैसे ही उसके पास आने की कोशिश करती है, पता चलता है कि वो मुख्य दरवाजे, मेन गेट बंद हो चुका है। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति में बाहर ममता चीख रही थी, उसके ऊपर उसने
चीख रही थी और उधर उसने तब अपनी पत्नी को मार दिया था। तब तक उसकी पत्नी आखिरी सांसें गिर रही थी। बाहर बहुत सारे लोग जमघट हो जाते हैं। बाहर सारे लोग जमघट हो जाते हैं। सुबह के लगभग 11 से 12 बजे का वक्त रहा होगा। इसी बीच में उसका पति 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है और फोन करके बात कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। यहां जगह पर पूरा एड्रेस वो सेंड करता है, एड्रेस बताता है, यहाँ पर लाश पड़ी है, आइए आप आकर ले जाइए। जैसे ही पुलिस इस सूचना को सुनती है, पुलिस भी सन्न रह जाती है। दौड़ते दौड़ते तत्काल पुलिस भी वहाँ घटना स्थल पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंच जाती है दोस्तों। घर में जाकर देखती है तो बहुत सारे लोग जमकर तो लगा हुआ था। अचानक एक पुलिस आना, यह लोग जो बाहर खड़े हुए थे ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार किसने पुलिस को फोन किया। तभी पुलिस लगातार नोक कर रही थी कि आवाज़ लगी रही थी कि पुलिस किसकी है। रविशंकर यानी कि उसका पति, दरवाज़ा खोल दो, बाहर पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही 15 मिनट से ज़्यादा समय होता है, इसी बीच में दरवाज़ा खुलता है दोस्तों। और दरवाज़ा खुलने के बाद पुलिस जब अंदर घुसती है, पहुंचती है, तो पुलिस ने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा दोस्तों, पुलिस को उस दृश्य देखते ही रह जाती है। साथ ही ममता होती है। ममता ने अपनी बहन को जो हालत में देखा वो देखती रह गई। एक तरफ ममता का खून से लथपथ पूरा शरीर पड़ा था और एक तरफ रविशंकर यानी उसका पति खून से लथपथ पड़ा हुआ था, क्योंकि जब अपनी पत्नी को मार रहा था तो उसका ब्लड उसके पूरे शरीर में लग जाता है। वहीं पास में एक धारदार हथियार भी होता है दोस्तों। धारदार हथियार पड़ा हुआ था, जिस हथियार से उसने अपनी पत्नी को मारा था। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया और जो रविशंकर था उसको भी हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल क्यों करा, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। वो कहता है कि साहब, उसका नाम रविशंकर है, जो भानपुर का एक इलाका है। वो अपने किराना स्टोर दुकान चलाता है। 20 दिसंबर 2024 की बात है। दरअसल जब उसके लिए पता चला कि लड़की जिसका नाम सोना है, उसकी उम्र 25 साल की है, उसके पास एक रिश्ता आया। घर वाले लड़की को देखते खुश हो जाते हैं दोस्तों। जब उसे उस लड़की के बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन एक बात थी जब थोड़ी अटपटी सी लग रही थी। दरअसल लड़की की जो माँ और पिता थे, अब वो 18 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। लड़की एक अनाथ थी, लड़के के माँ बाप नहीं थे। जब ये सब बोलता है, फिर कहता है जब उसकी मौत हो जाती है तो जो उसकी होने वाली पत्नी थी सोना, वो अपनी बड़ी बहन ममता और जीजा मुन्ना के साथ रहना शुरू कर देती है और उन्होंने मिलकर 23 जनवरी 2025 को धूमधाम के साथ रविशंकर की सोना की शादी तय कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब रविशंकर अपनी पत्नी से कुछ बात करता था तो हर वक्त उसकी जुबान पर सिर्फ एक नाम होता था, मुन्ना जीजा। बार बार मुन्ना जीजा ऐसा बोला करती थी। हर छोटे बड़ा मशवरा होता है तो अपने जीजा जी को फ़ोन करती थी। कोई भी घर में काम हो, बस अपने जीजा जी की बात फ़ोन करती थी। अपनी पत्नी से बातचीत जब करता था तो बस एक ही नाम होता था, अपनी जीजा जी। अपनी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश करता था, तब तक वो अपनी हमेशा जीजा जी से बात करती थी, दिखाई देती थी। इसी बीच में उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि मुझे ऐसा लगता है तुम अपनी जीजा के प्रति कुछ ज़्यादा आकर्षित हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, अपने जीजा के प्रति ज़्यादा आकर्षित होना शादीशुदा होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। उसका पति बोलता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा उनसे दूरी बनाए रखो। ज़्यादा सही है तो हर वक्त तुम उनका नाम लेती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह बात सपना के में बिल्कुल, यानी कि सोना के जहन में, सोना के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि इसलिए अप्रैल बिल्कुल नहीं सोना के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती है। इसलिए अप्रैल 2025 की बात है। रविशंकर ने फैसला कर लिया कि वो अपनी पत्नी से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, अपनी पत्नी दूर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। दोस्तों, जब वो पता चलता है उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसके दिमाग में आता है कि उसका मन हमेशा अपने बच्चों में लगा रहे और जैसे जैसे उसका वक्त आगे बढ़े वैसे वैसे अपनी बच्चे को लेकर खुश होती रहेगी। लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर इतना खुश नहीं थी। जब देखो तब अपने जीजा जी के बारे में ही सोचती रहती थी, जब देखो अपने जीजा जी के बारे में बोलती रहती है, बातें करती थी, परेशान रहती थी। ऐसे में एक तारीख आती है 26 जुलाई 2025 की सुबह की। दोस्तों, यह बात जब
वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज तीज का त्यौहार है, चलो तुम्हारे दीदी तुम्हारे जिया जी के घर पर चलते हैं, घूम के आते हैं। लेकिन जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी उसने सीधे मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है, मेरा मन नहीं कर रहा है। शाम को उसी का जीजा जी मुन्ना घर पर श्रृंगार का सामान लेके आता है और श्रृंगार के सामान जैसे लेके आता है तो खाना पीना होने के बाद वो कहता है कि सोना क्या तुम हमारे घर चलोगी। वो एक बार भी मना नहीं करती। वो अपने जीजा जी के साथ अपने घर के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने जीजा जी के साथ चले जाती है। 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई यानी कि 30 जुलाई, 31 जुलाई वो लगातार अपने दीदी के यहीं रहती है। दीदी जीजा जी के यहाँ रहती है और यहाँ पर थोड़ा परेशान था कि ये सोचकर आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। जब 2 अगस्त 2025 के सुबह 7 बजे लगभग का वक्त रहा होगा दोस्तों, उसी समय बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। वह अपनी पत्नी के पास जाने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। तभी उसने अपनी पत्नी के पास जाने का एक बहाना ढूंढा कि रात में मैंने तुम्हें एक सपने में देखा, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जैसे ही पत्नी ने सुना ठीक है आ जाओ, वो घर पर आता है जरूर, लेकिन अपनी पत्नी का मर्डर करने के लिए, उसे हमेशा के लिए नींद की मौत सुला देने के लिए। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को मार डाला दोस्तों, और अपने बच्चे को भी मारा जो उसके पेट में पल रहा था। उसे बच्चे को देखकर बिल्कुल दया नहीं आई, उस बच्चे को देख के भी बिल्कुल दया नहीं आई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में इस लड़की सोना के भाई को तहकीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज में यह आखिरकार ये शादी के बाद लगातार दहेज की मांग कर रहे थे, लगातार कार की मांग कर रहे थे। ये सब आरोप में लगे हैं और हम सब देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी बात को देखते हुए इस जो भाई होता है सोनू, उसकी रिपोर्ट के आधार पर सास ससुर दामाद ननद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है। पुलिस ने आरोपी घर से गिरफ्तार कर लिया है सभी आरोपियों को। लेकिन इसी बीच में मीडिया ने उस मुन्ना से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बातें बनाई है, इस सब की गहनता से तलाश जारी हो रही है, जांच जारी हो रही है। रविशंकर जितना आरोप लगा रहा है, क्या यह सही है क्या नहीं। इस बीच में मुन्ना कहता है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। जब उसके सास ससुर खत्म होते हैं उस वक्त महज 5 साल की होती है और उसे लग रहा था कि शायद इसी रेख देख में कौन करेगा, इसी परवरिश में कौन करेगा। तब वह अपने साल लेकर आते हैं और वह उसे पालते हैं, पोसते हैं। लड़की को यानी सोना को ऐसे पालते हैं जैसे कि अपने बच्चों को पालते हैं। उसी की ये शादी भी कर देते हैं। उससे पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सब कुछ काम करते हैं। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि जो आरोप उस पर लगाए गए वो आरोप इस तरह से उसे लांछन लगाए जाएंगे। उससे बहुत दुख है, तकलीफ है। रविशंकर इस रिश्ते के बारे में समझ नहीं पाया जिसको उसने अपनी बेटी की तरह समझा। दरअसल वो उसे साथ कुछ गलत रिश्ते के साथ जोड़ रहा था। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अखबारों के माध्यम में, सोशल मीडिया के माध्यम में, ये न्यूज़ के माध्यम से जब लोगों को पता चला था इस रिश्ते पर, लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है। और कह रहे थे कि जिस बालक ने 7 महीने का पेट में पल रहा, उसने दुनिया देखी नहीं, उसे किस बात की सजा मिली। काश उस लड़की ने अगर यह बात मान ली होती, मेरी बात सच है, पति की शायद कत्ल नहीं होती। इसमें 2 जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एक बच्चा जो पेट में पल रहा था और जो पत्नी जो अब नहीं है, पति शायद उसकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है दोस्तों, किसी का दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, अपना ख्याल रखना दोस्तों। ये पता नहीं कि सामने वाले के दिल में, जहन में क्या चल रहा है। दोस्तों जहाँ भी रहो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे दुष्टों से हमेशा दूर रखे। लव यू दोस्तों। इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो सुनने के लिए, छोटी सी वीडियो है, इस घटना के माध्यम से बताने की कोशिश करी।